ऐसी सूरत में ये समझ लिया जाता है कि उनकी निगरानी से रा को शायद कोई कलियू ऐसा मिल जाए जो उन्हें दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचा दे। मेरी एक पुरानी दोस्त हमारे ऑब्जर्वेशन सेल में काम करती है। हालांकि ये लोग हल्फ उठाकर इस बात के पाबंद होते हैं कि किसी शिकार को मुतल्ला नहीं करेंगे और मरते दम तक ये राज भी फाश नहीं होगा। रा के यहाँ कोई ऐसा सेल भी था, लेकिन इसने बड़ा खतरा मोल लेकर मुझे आज बता ही दिया है कि इस मर्तबा जो ऑफिसर चेकिंग लिस्ट आई है इसमें मेरा नाम भी शामिल है। यूं तो ये हमारी मामूल की प्रैक्टिस भी है कि बगैर किसी वजह के कुछ ऑफिसर्स की अचानक निगरानी शुरू हो जाती है। एन मुमकिन है वहां से कुछ हाथ आ जाए, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है ये मेरे लिए मामूल की चेकिंग नहीं, ये उस खबीज की धमकी का नतीजा है। तुम ये बात किस बिना पर कह रही हो? ये शर्मा की धमकी का नतीजा है। ये भी तो मुमकिन है कि ये मामूल की प्रैक्टिस हो। सलीम ने उसकी बात काटते हुए कहा, राज में 4 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत सी ऐसी बातों का तुमसे बेहतर अंदाजा हो जाता है। शर्मा ने मुझे आज ही नई असाइनमेंट दी है। वो तुमने हमारे ऑफिस में देखा था ना, एक पाकिस्तानी लीडर को जिसका नाम शमसी था। अचानक ही सलीम पहलू बदल कर रह गया। हाँ, क्या हुआ उसे? क्या वो भी? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अरे नहीं बाबा, इस कम वक्त को क्या होना है। शर्मा ने उसके सिक्योरिटी स्टाफ में मुझे भी शामिल कर दिया है। हम लोग ऐसे मेहमानों को अपने सेफ हाउस में रखते हैं जो अमूमन सिविलियन आबादियों के दरमियान ही बनाए जाते हैं ताकि किसी को शक न पड़े। शमसी को भी नई दिल्ली के एक प्लाजा में रखा हुआ है। उस बिल्डिंग में करीबन 40 फ्लैट हैं और कुछ दफातर भी। यहाँ लोगों की ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही रहती है और ये हरामखोर शमसी परले दर्जे का शराबी और अयाश है। इसे हर रोज लड़की और शराब चाहिए। गो के राह के लिए इनकी यही आदत हमारी कामयाबी की जमानत बन जाती है, लेकिन यही आदत फिर इनकी जान भी ले लेती है क्योंकि ऐसे लोग बड़े गैर मोहतात होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है। तुम क्यों परेशान हो भाई? ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्या इससे पहले तुमने कभी ऐसी ड्यूटी नहीं की? सलीम ने इसे खरीदना चाहा। और आज तुम मुझे क्यों जज करने पर तुले हो? मैंने कब कहा कि मैं ड्यूटी से घबराती हूँ? तुम हालात को समझो। व्हाइट फ्लावर शहर में मौजूद है। वो एक एक गद्दार को चुन चुन कर कत्ल कर रहा है। मैं उस फ्लैट के सामने एक बुक स्टॉल पर सेल्स गर्ल की हैसियत में खड़ी होकर उसे किसी तरह बचा लूंगी। अगर ये कमबख्त भी मारा गया तो सारा नजला मुझ पर आ पड़ेगा, उसने रूहान सी आवाज में कहा। अच्छा तो ये बात है। सलीम ने यूं जाहिर किया जैसे उसे अब सारी बात की समझ आ गई हो। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही उन्हें फोन करके कुछ करवाता हूँ। अगर मुझे खुद भी अबू हर जाना पड़ा तो चला जाऊंगा। तुम सुबह इत्मीनान से अपनी ड्यूटी पर जाओ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बिका नहीं कर सकता। सलीम की बात मुकम्मल होते ही सुदर्शना ने बेख्तियार उसका मुंह चूम लिया था। दोनों रात गए तक घर पहुंचे थे। सुदर्शना जो कदरे मुतमईन हो चुकी थी अपने बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद की आगोश में समा गई, लेकिन सलीम की आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई निशान दिखाई नहीं देता था। वो कुछ और सोच रहा था। उसे अब वो अहम टारगेट हिट करना था जिसके लिए वो यहाँ जान हथेली पर लिए घूम रहा था। इस इत्मीनान के बाद कि सुदर्शना गहरी नींद सो गई है, वो अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ टीवी के नजदीक सुदर्शना ने मामूल के मुताबिक गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। बिल्ली की तरह पंजों पर चलते हुए उसने दरवाजा खोला और थोड़ी देर बाद वो गैराज में खड़ा था। उस इत्मीनान से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर की लाइट जला दी थी। गाड़ी का बोनट उठाकर अब उसने अंदाजे से 2 तारों का राब्ता आपस में तोड़कर उनके दरमियान बहुत मुख्तसर सा राब्ता रहने दिया था। अपने काम से मुतमईन होकर उसने दोबारा गैराज का दरवाजा बंद किया और इत्मीनान से अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। रात दोपहर बीत चुकी थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगी थी कि सुबह हो गई। आज वो सैर के लिए भी नहीं जा सका था। जब सुबह लाला द्वारका दास अपने मामूल की सैर से वापस लौटे तो वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। खैरियत तो है बेटा? उन्होंने हैरानगी से पूछा। अंकल रात बहुत देर से आए थे, खाना डट कर खाया था, ऐसी गहरी नींद सोया कि अब उठा हूँ। शायद नींद में घड़ी का अलार्म ही गलत लग गया और मैं 5 बजे की बजाय 6 बजे उठा हूँ। एनीवे, कल 2 दिनों की कसर निकाल लूंगा। ये कहते हुए वो गुसल खाने में जा घुसा। हस्बे मामूल जब वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो सुदर्शना भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे से खुशबुओं का तूफान लिए बरामद हुई। हेलो एवरीबॉडी, उसने मामूल के मुताबिक सबको हेलो कहा। गुड मॉर्निंग मैम। सलीम का मूड खासा खुशगवार था। हरे राम बेटी, तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि सुबह सुबह किसी बहाने भगवान का नाम भी ले लिया कर, लेकिन तूने तो अपनी जिद बना रखी है शायद। मिसेस द्वारका दास ने मेज के गिर्द आकर बैठे तीनों को भगवान का प्रसाद देते हुए कहा। ओके मोम, सुदर्शना ने मजाक के मूड में कहा। सबने मामूल के मुताबिक नाश्ता किया। राहुल अभी तक सो रहा था और सुदर्शना को जाने की जल्दी थी। वो सबको बाय बाय कहती तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही उसकी वापसी पहले से ज्यादा तेजी से हुई। ओ माय गॉड, भगवान जाने खटारे से कब मेरी जान छूटेगी। आज फिर वही स्टार्टिंग प्रॉब्लम। उसने गाड़ी की चाबी सोफे पर फेंकते हुए कहा। ओ भाई, इसमें घबराने या गुस्सा करने की क्या बात हुई? अभी देख लेते हैं। घर का मिस्त्री मैकेनिक मौजूद है और तुम ख्वाह परेशान हो रही हो। सलीम ने उठते हुए कहा। जहन्नम में जाए सब कुछ, देखते रहना उसे। मुझे तो फौरन ऑफिस पहुंचना है। आज ही जॉब बदली है और मैं
तुम मुझे मोटरसाइकिल पर ड्रॉप करते जाना प्लीज, उसने सलीम से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? शिकारपुर और मोटरसाइकिल पर? ओह माय गॉड, नामुमकिन, मैं हरकुलिस नहीं हूँ। भाई तुम टैक्सी लेकर चली जाओ, सलीम ने बज़ाहिर कानों का हाथ लगाते हुए कहा। मरे क्यों जा रहे हो? मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, मुझे नए ऑफिस जाना है, नजदीक ही है, सुदर्शना ने जल्दी से कहा। ऑल राइट, शांत रहो मैडम, चलता हूँ। ये कहते हुए वो राहुल के कमरे की तरफ चल दिया और जब बाहर आया तो उसके हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था। ये क्या? सुदर्शना ने हंसते हुए पूछा। मेरे ख्याल से इसका नाम हेलमेट है और जब तुम जैसी किसी खूबसूरत लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई समझ? उसे दरवाजे की पुश से आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वो सलीम की कमर से चिमटी बिल्कुल मर्दाना अंदाज में उसके पीछे बैठी अपने नए ऑफिस की तरफ जा रही थी। चर्च रोड पर बनी एक मॉडर्न आबादी आशा नगर तक वो इसे लेकर आई थी। उसने मोटरसाइकिल एक बड़े प्लाजा के सामने खड़ी कर दी थी और प्लाजा के बिल्कुल सामने वाले एक बुक स्टॉल पर पहुंच गई थी। प्लीज मुझे शाम को ले जाना यहाँ से, उसने मुल्तजी नजरों से सलीम की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा यार अब तो उतरो, कहाँ आना है शाम को और कितने बजे? सलीम ने बज़ाहिर तंग आ जाने वाले लहजे में पूछा था। मैं घर और प्रेस दोनों जगह फोन कर दूंगी, ठीक है ना? उसने मुस्कुराते हुए सलीम की तरफ देखा। कभी कभी तो तुम्हारी ये मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा हो जाती है, सलीम ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। ओह वाकई? सुदर्शना ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई और बुक स्टॉल की तरफ चल दी, जहां एक बूढ़ा सा काउंटर के पीछे खड़ा उसकी तरफ लिलचाई हुई नजरों से देख रहा था। सलीम ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और आहिस्तगी से आगे बढ़ गया। सलीम को इल्म हो गया था कि शमसी इसी प्लाजा में कहीं रहता है। इस सवाल का जवाब भी उसे तलाश करना था, जबकि इस प्लाजा में बेशुमार दफातर और फ्लैट्स बने हुए थे, जहां से किसी को महज शक्ल देखकर तलाश करना आसान काम नहीं था। उसने मोटरसाइकिल गांधी प्लाजा के पीछे बनी पार्किंग में खड़ी कर दी और अब एक मोहम सी उम्मीद लिए बुक स्टॉल के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी बार से जूस का गिलास बनवाने लगा। जूस पीते हुए उसकी नजरें मुसलसल सामने जमी हुई थी, जहां दर्जनों लोग आ जा रहे थे। हर कोई अपने आप में इतना मगन दिखाई देता था कि उसे किसी दूसरे की होश नहीं थी। जल्दी ही उम्मीद की यह किरण फूटी जिसने एक सरकारी जीप सुदर्शना वाले बुक स्टॉल के सामने रुकती देखी। उसने अंदाजा कर लिया था कि ये राह में सुदर्शना के साथी हैं या शायद इसके महतहत जो इससे सिक्योरिटी हदायत लेने आए हैं। यहाँ से वहाँ का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जीप से निकलने वाले दो नौजवानों को गांधी प्लाजा की तरफ जाते देखा। सलीम की छठी हिस्स ने निशानदेही कर दी थी कि जरूर ये लोग शमसी के फ्लैट की तरफ जाएंगे। वो बुक स्टॉल से करीबन 30-40 गज दूर हटकर सड़क अबूर कर गया और कुन अखियों से दोनों की तरफ देखता उनके आगे आगे चलने लगा। लिफ्ट के जरिए बनी कतार में उसने जानबूझकर दोनों को अपने आगे खड़े होने का मौका दिया। यहाँ खासी जदीद और तेज रफ्तार लिफ्ट सर्विस थी। 1-1.5 मिनट बाद ही उनकी बारी आ गई। 4th फ्लोर, उसके आगे जाने वाले ने लिफ्ट ऑपरेटर से कहा। 3rd, सलीम ने आवाज लगाई। उसने कुछ और ही सोच रखा था। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से उतरकर वो करीबन भागता हुआ अगली मंजिल के लिए सीढ़ियां चढ़ गया और जब तक लिफ्ट में लोगों का चढ़ना उतरना मुकम्मल होता वो 4थे फ्लोर पर पहुंच चुका था। स्टेशनरी की दुकान से खरीदी वो फाइल उसके हाथ में ही थी जो उसने जूस खरीदने के फौरन बाद अचानक कोई ख्याल आ जाने पर साथ वाली दुकान से खरीदी थी। फाइल उसने इस तरह अपने हाथ में पकड़ी हुई थी जैसे बड़े ही जरूरी काम से इजलत में हो। 4थे फ्लोर के कोने से खड़े होकर उसने लिफ्ट रुकने और वहां से दोनों को बरामद होकर दाएं हाथ मुड़ते देख लिया था। सलीम की बेचैन नजरों ने उन्हें लिफ्ट के बाद दूसरे फ्लैट की घंटी बजाते देखा, जिसके साथ ही वो ऊपर आ गया। अब उसने फ्लैट का दरवाजा खुलते और वहां से शमसी का मनहूस चेहरा बरामद होते देख लिया था। एक मर्तबा तो उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल हो गया था। तेजी से लंबे लंबे डग भरता वो फ्लैट के सामने से दूसरी सीढ़ियों तक पहुंच गया। दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। फ्लैट पर बड़ा सा 7 नंबर लिखा था, लकी 7। वो मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाया और दूसरी सीढ़ियों से नीचे आ गया। अब वो बड़े इत्मीनान से अपने प्रेस की तरफ जा रहा था। दोपहर तक उसने मामूल के मुताबिक काम किया और लाला द्वारका दास के आने पर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने से पहले वो मकामी पीसीओ पर चला आया था, जहां उसने एक गैर मुल्की नंबर पर फोन करके लाला द्वारका दास के फोन नंबर बग अंडर ऑब्जर्वेशन होने की इतला कर दी थी और अब मुस्कुराता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ वापस जा रहा था। गाड़ी उसने खुद ही ठीक कर ली थी। खाना खाकर वो अपने कमरे में लेट गया। अब उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि 7 नंबर फ्लैट के सामने या फिर दाएं बाएं वाला भी कोई फ्लैट राह ही के कब्जे में होगा और वो लोग इस तरह अपने शिकार को भरे पूरे शहर में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते थे। उसे जो कुछ भी करना था बड़ी चालाकी और सोच समझ से करना था।
मामूली सी गलती उसके गले में फांसी का फंदा डाल सकती थी। सुदर्शना ने घर फोन करके उसे शाम 6 बजे बुक स्टॉल पर आने के लिए कहा था और अब वो गाड़ी चलाता इत्मीनान से अपनी महबूबा की तरफ जा रहा था। किस गधे से तुमने इंजन की ट्यूनिंग करवाई थी? उसने छुटते ही पूछा। क्यों, अपने ऑफिस की वर्कशॉप से करवाई थी। सुदर्शना ने हैरानगी से उसकी तरफ देख कर जवाब दिया। ओ तब तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं, सलीम ने कंधे उचकाते हुए कहा।